हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो लैंड रेवेन्यू के जो सिस्टम थे उसके अकॉर्डिंग ऐसे जो एग्रीकल्चर जो पॉलिसी थी उसको 3 सिस्टम बनाए थे। उसके परमानेंट सिस्टम, रेतवारी सिस्टम, है ना, और एक आपका था महलवाड़ी सिस्टम। परमानेंट सिस्टम में एक फिक्स रेट कर दी जाती थी, हमेशा उसी के अकॉर्डिंग देते थे। महलवाड़ी सिस्टम में एक टाइम फिक्स कर दिया जाता था और उस टाइम में फिर रेट फिक्स की जाती थी। रेतवारी सिस्टम में ये था कि किसानों को एक फिक्स रेट बता दी थी कि इतने % आपको लैंड रेवेन्यू देना है, और अगर आपने वो नहीं दी तो फिर आपसे क्या किया जाएगा। और इसमें ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो डायरेक्टली लैंड रेवेन्यू लेती थी, जबकि महलवाड़ी और परमानेंट में वो जमींदारों के थ्रू लेती थी। ओके, अब हम पढ़ते हैं इम्पैक्ट ऑफ रिवेन्यू सेटलमेंट। ये जो रिवेन्यू सेटलमेंट हुआ था, है ना, ये जो रिवेन्यू सेटलमेंट हुआ था उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। इम्पैक्ट तो पड़ा, इस इम्पैक्ट का मतलब होता है आपका प्रभाव, कि इस रेवेन्यू सिस्टम का, ये जो रिवेन्यू सेटलमेंट बनाया गया था उसका क्या प्रभाव हमारे इंडिया पर पड़ा। अंडर ब्रिटिश रूल पेजेंट सर्वाइव्ड इन अ वेरी लिटिल इनकम, कि ब्रिटिश रूल के अंदर जो किसान जो थे वो बहुत ही कम आय में अब सर्वाइव करते थे, अपना गुजारा बहुत कम आय में चलाते थे। द परमानेंट सेटलमेंट डिड नॉट इम्प्रूव द सिचुएशन। ये जो परमानेंट सेटलमेंट था इसने उनकी स्थिति बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं हुई थी, इससे उनकी स्थिति बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं हुई थी। They were left to the mercies of the जमींदार्स who raised rent to unbearable limits. वो जमींदारों की कृपा पर, दया पर जिंदा थे, जो कि उनसे अनबियरेबल मतलब बिना लिमिट के वो रेंट्स उनसे लेते थे। compelled them to pay illegal dues and to perform forced labor or beggar and oppressed them in diverse other ways. ये जो जमींदार थे वो क्या करते थे, एक तो इनके बिना लिमिट का रेंट लेते थे, फिर उनको उत्पीड़न, उनको मजबूर करते थे कि वो जो ड्यूज़ है वो इलीगल पे करें उसको, और क्या करते थे वो उनको लेबर करने के लिए, उनसे मजदूरी करवाने के लिए उनको फोर्स करते थे, और कई तरीक़ों से वो उनका उत्पीड़न करते थे। The condition of the cultivator in the रेतवारी and महलवाड़ी areas also did not improve. कि जो रेतवाड़ी जो सिस्टम था और महलवाड़ी जो सिस्टम था, ये जो एरियाज थे इसमें भी जो कल्टिवेटर्स थे यानी जो किसान थे, जो खेती करने वाले थे, उनकी कंडीशन बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं हुई थी। Here the government took the place of the zamindars and levied excessive land revenue, which was in the beginning fixed as high as 1/3 to 1/2 of the produce. फिर क्या किया, यहाँ पर गवर्नमेंट ने अपने हाथों में जमींदार का जो भी एक्सेसिव प्रोड्यूस था, लैंड रेवेन्यू था, वो अपने हाथों में ले लिया, जो कि स्टार्टिंग में फिक्स था 1/3 पे, जो कि धीरे 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 बढ़ता हुआ कहाँ चला गया था, वो 1/2 पे पहुँच गया था। The revenue system loans taken to pay revenues, money lenders, जमींदार्स एंड द गवर्नमेंट वर मेकिंग देयर कंडीशन वर्सन डे बाय डे। कि ये जो रेवेन्यू सिस्टम था इसमें लोन लिए गए रेवेन्यू चुकाने के लिए, मनी लेंडर्स से पैसा उधार लिया गया, जमींदारों से पैसा उधार लिया गया, है ना, और जो गवर्नमेंट जो थी उसकी वजह से गवर्नमेंट, उनकी जो कंडीशन थी वो दिनों दिन और क्या होती जा रही थी, और बुरी कंडीशंस उनकी होती जा रही थी, उनकी स्थिति और बुरी होती जा रही थी। With no crop and no money and under a heavy debt, they were forced to sell their lands whom they considered their mother. कि ना तो उनकी कोई फसल हो रही थी, ना उनके पास में पैसा था, और वो कर्जे के नीचे डूबे हुए थे, तो इसलिए उनको ये फोर्स किया जाता था कि वो अपनी ज़मीन को बेच दे जिसे वो अपनी माँ मानते थे। अब आता है कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स, कि कुछ ब्रिटिशर्स जो थे वो कैश क्रॉप्स उगाने के लिए भी हमारे यहाँ के जो पीजेंट, जो किसान होते थे, उनको वो मजबूर करते थे। कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स, की कैश क्रॉप की यानी कैश यानी नकदी जो फसल होती है उसकी खेती करना। द 19th सेंचुरी सॉ एन इंक्रीज इन द कल्टीवेशन ऑफ कमर्शियल और कैश क्रॉप्स। ये जो 19th सेंचुरी, उसमें क्या देखा गया कि जो कैश क्रॉप्स थी उनके कल्टीवेशन में वृद्धि हुई थी, इंक्रीज यानी कि बढ़ावा हुआ था। फ्यू इंडियन कमर्शियल क्रॉप्स, कुछ ऐसी इंडियन कमर्शियल क्रॉप्स थी लाइक सच एज कॉटन, इंडिगो, ओपियम, ओपियम का मतलब होता है अफीम, wheat and rice made it to the global market under the British राज in India। कि जो हमारी जो कुछ इंडियन कमर्शियल क्रॉप्स थी, कॉटन, इंडिगो, ओपियम यानी अफीम, वीट, राइस, इसने इंडिया को जो था वो दुनिया के लिए, ब्रिटिश राज की में इंडिया को दुनिया के लिए ग्लोबल मार्केट बना दिया था। The second half of the 19th century saw some increase in land under cultivation and agricultural production
expanded at an average rate of about 1% per year by the later 19th century. 19th सेंचुरी का जो सेकंड हाफ वाला पार्ट था उसमें ये देखा गया कि ज़मीन में वृद्धि होगी, कि कैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और कल्टीवेशन था वो बढ़ा था, है ना। जो एवरेज जो रेट थी वो लगभग 19th सेंचुरी में 1% के लगभग हो गई थी। दीज क्रॉप्स वर यूज इन द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये जो कैश क्रॉप्स थी वो ब्रिटिश की जो इंडस्ट्रीज थी, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, उसमें यूज़ की जाती थी। हैंस दे एनकरेज कल्टीवेशन। तो इसीलिए ब्रिटिश जो थे वो इनकी खेती करने के लिए लोगों को इनकरेज करते थे, बढ़ावा देते थे। द कंपनी फोर्स द पीजेंट्स टू ग्रो कैश क्रॉप्स लाइक इंडिगो विच रिजल्टेड इन लेस प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स। कंपनी ने किसानों को ये कैश क्रॉप उगाने के लिए फोर्स किया उनको, है ना, जैसे कि इंडिगो है। उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसका नतीजा क्या हुआ कि जो फूड क्रॉप्स की जो थी, जो खाद्यान्न फसलें थी, उनका प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होने लगा। इंडिगो क्या होती है? इंडिगो इज अ ब्लू कलर डाई एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इंडिगो प्लांट। कि इंडिगो एक ब्लू कलर की डाई है जो कि इंडिगो प्लांट से निकलती है या मिलती है ना। इट इज़ यूज टू डाई क्लोथ्स। ये कपड़ों को कलर करने के लिए यूज में आती है। अंडर ब्रिटिश पावर इंडिगो planting became more and more commercially profitable because of the demand for blue dye in Europe. ब्रिटिश पावर के अंदर में जो इंडिगो प्लांटिंग थी यानी नील की जो खेती थी वो धीरे से ज़्यादा कमर्शियली और प्रॉफिटेबल होती गई। क्यों? क्योंकि यूरोप में इस इंडिगो की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन लार्ज पार्ट्स ऑफ बर्दवान, बंकुरा, बीरभूम, नॉर्थ 24 परगनास एंड जसोर, जो प्रेजेंट का बांग्लादेश है। इन सभी जगह पर यहाँ पर ये इंडिगो उगाई जाने लगी। ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फ्लोरिश्ड एंड द डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीज्ड। कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और फ्लोरिश हो गई, यानी उसमें अच्छी वृद्धि हो गई, वो आगे बढ़ी और जो इंडिगो की डिमांड थी वो बढ़ती गई। सिंस द क्लाइमेट ऑफ इंग्लैंड वॉज नॉट सुटेबल फॉर इंडिगो कल्टिवेशन। इंग्लैंड का जो क्लाइमेट था, इंग्लैंड की जो जलवायु थी वो इंडिगो की खेती करने के लिए सही नहीं थी। दे इम्पोर्टेड इंडिगो फ्रॉम अदर प्लेसेस। इसलिए वो बाहर की जो जगह होती थी, बाहर की जो कंट्रीज होती थी, वहाँ से वो क्या करते थे, इंडिगो मंगवाते थे। टू मीट द ग्रोइंग डिमांड्स ब्रिटेन टर्न टूवर्ड्स इंडिया। तो ये जो बढ़ती हुई जो मांग थी, इसके लिए ब्रिटेन भी किसकी तरफ बढ़ा, इंडिया की तरफ बढ़ा। द इंडिगो प्लांटर्स परसुडेड द पीजेंट टू प्लांट इंडिगो इंस्टीड ऑफ फूड क्रॉप्स। कि जो इंडिगो प्लांटर्स थे उन्होंने क्या किया, किसानों को राजी किया कि वो फूड क्रॉप्स की जगह पर इंडिगो उगाएं। दे प्रोवाइडेड लोन्स कॉल्ड डेडन एट अ वेरी हाई इंटरेस्ट। उन्होंने क्या किया, इंडिगो उगाने के लिए उनको लोन दिया, उधार दिया, जिसको क्या क्या कहा जाता था, डेडन, और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर। Once a farmer took such loans, he remained in debt for his whole life before passing it to his successor. कि एक बार जब किसान लोन ले लेता था, कर्जा ले लेता था, तो वो फिर उसकी पूरी जिंदगी चलता रहता था जब तक कि वो उसके आने वाले जो उसके अग्रज होते थे उनको वो पास करता था। द प्राइस पेड बाय द प्लांटर वॉज मीगर, है ना। और प्लांटर्स जो देते थे प्राइस इंडिगो के लिए वो बहुत ही कम होता था, ओनली 2.5% ऑफ द मार्केट प्राइस। वो क्या करते थे, जो इंडिगो का जो प्राइस देते थे वो मार्केट प्राइस जो भी होता था उसका सिर्फ 2.5% उनको देते थे। द फार्मर्स कुड मेक नो प्रॉफिट ग्रोइंग इंडिगो। फार्मर्स को ये इंडिगो उगाने से कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिल रहा था। द फार्मर्स वर टोटली अनप्रोटेक्टेड फ्रॉम द इंडिगो प्लांटर्स हु रिसोर्टेड टू mortgage और डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर प्रॉपर्टी इफ दे वर अनविलिंग टू ओबे देम। कि जो फार्मर्स होते थे, जो किसान होते थे, वो टोटली उनको इंडिगो प्लांटर से कोई भी सुरक्षा उनको नहीं मिली हुई थी, कोई भी प्रोटेक्शन नहीं था उनको, कि अगर वो अपनी उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग उनकी बात नहीं मानते तो वो क्या करते, या तो उनको बंधक बना लेते या फिर उनकी प्रॉपर्टी को ख़त्म कर देते, डिस्टर्ब कर देते। गवर्नमेंट रूल्स फेवर्ड द प्लांटर्स। गवर्नमेंट के जो रूल्स थे वो भी प्लांटर्स को ही फेवर करते थे। बाय एन एक्ट इन 1833 द प्लांटर्स वर ग्रांटेड अ फ्री हैंड इन ऑपरेशन। फिर एक एक्ट बना 1833 में, इसमें प्लांटर्स को एक स्वतंत्रता मिल गई उन किसानों का उत्पीड़न करने के लिए। इवन द जमींदार साइडेड विथ द प्लांटर्स। कि जो इवन जो जमींदार लोग जो थे
वो भी इन प्लांटर्स की, इंडिगो प्लांटर्स की साइड ही थे। अंडर दिस सीवियर ऑपरेशन द फार्मर्स रिसोर्ट टू रिवॉल्ट, कि अब जब ऐसी सीवियर गंभीर जब ऐसा होने लगे, ऐसे उत्पीड़न होने लग गया, तब फार्मर्स ने क्या किया, आंदोलन स्टार्ट करना चाहा। द बंगाली मिडिल क्लास सपोर्टेड द पीजेंट होल हार्टली, बंगाली के जो मिडिल क्लास थे उन्होंने इन किसानों को पूरे दिल से सपोर्ट किया था। बंगाली जो इंटेलेक्चुअल आध्यात्मिक जो थे, हरीश चंद्र मुखर्जी डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ द पुअर फार्मर, उन्होंने इन गरीब किसानों की जो दुर्दशा थी उसको उन्होंने बताया था। कहाँ बताया था उन्होंने, इन हिज न्यूज़पेपर, उन्होंने अपने न्यूज़पेपर में बताया था द हिंदू पैट्रियोट, उस न्यूज़पेपर का नाम क्या था, हिंदू पैट्रियोट, यानी कि हिंदू समर्थन। हाउएवर द आर्टिकल्स वर ओवरशैडोड बाय दीन बंधु मित्र हु डिपिक्टेड द सिचुएशन इन हिज प्ले नील दर्पण, ये जो आर्टिकल्स था वो दीन बंधु मित्र ने एक नाटक किया था नील दर्पण, उसके अकॉर्डिंग था। हिज प्ले created a huge controversy which was later banned by the East India Company to control the agitation among the Indians। उनका जो ये नाटक था उससे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी यानी विवाद हो गया था, जिसको बाद में बैन कर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, क्योंकि वो टू कंट्रोल द एजिटेशन अमंग द इंडियंस, इंडियन में जो जोश बढ़ रहा था उसको हटाने के लिए।